नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी देहरादून की। राजधानी देहरादून में ग्रामीण क्षेत्र की सफाई के लिए अब नगर निगम एक नया कदम उठाने जा रहा है। आपको हम जानकारी दे दें कि दून नगर निगम करीब 72 गांव की सफाई कार्य को लेकर अब हर महीने 50 लाख रुपए का खर्च करेगा। साथ ही मुख्य बाजार, शहर के सार्वजनिक स्थल और महिलाओं के लिए शौचालय यहां पर बनाए जाएंगे। साथ ही स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। तो नगर निगम देहरादून में स्वच्छता की ओर एक और ये कदम उठाया जा रहा है, जहां पर साफ सफाई के लिहाज से अब दून नगर निगम करीब 72 गांवों की सफाई कार्यों को लेकर अब हर महीने 50 लाख रुपए के करीब का खर्चा करने जा रहा है। साथ ही जो मुख्य बाजार हैं वहां पर और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इन जगहों पर खासतौर पर शौचालय निर्माण के लिए यह धनराशि उपयोग में भी की जाएगी ताकि साफ सफाई की व्यवस्था बनी रहे। ओडीएफ डिक्लेरेशन जो हुआ था ये 2011 की जनगणना के बेसिस पर हुआ था और उसके बाद से लगभग 8 साल और व्यतीत हो गए हैं। ऐसा नहीं है, ये पूरे रिकॉर्ड्स के बेसिस पर और घर घर में शौचालय की व्यवस्था दी गई है। 1911 की पॉपुलेशन का जो हमारी बेस लाइन थी उसके आधार पर ये बिल्कुल सही ढंग से ओडीएफ डिक्लेयर हुआ है। इसके अलावा कल की नगर निगम की बैठक में भी कुछ पार्षदों ने कुछ महिला शौचालय और भी टॉयलेट्स की डिमांड की थी। इसको भी महापौर महोदय ने स्वीकार कर लिया है और बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में अगर कोई शौचालय बनाना चाहते हैं सार्वजनिक, तो उसके लिए शीघ्रातिशीघ्र अपना प्रपोजल दे दें, उसके बाद हम लोग उसका निर्माण करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर पोक्सो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मानव तस्करी से जुड़े आरोपियों को सजा का ऐलान कर दिया। जी हां, आपको हम बता दें कि कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मानव तस्करी, देह व्यापार के मामले में 8 लोगों को सजा सुनाई है, जिनमें 5 युवक और 3 युवतियां शामिल हैं। मानव तस्करी कर देह व्यापार करवाने वाले 5 युवक और 3 युवतियों को पोक्सो कोर्ट ने यह सजा सुनवाई। मामला साल 2015 में सहसपुर थाना क्षेत्र का है, जिसमें मानव तस्करी और देह व्यापार के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इस मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें करीब 4 साल बाद कोर्ट ने 7 आरोपियों को 12-12 साल की कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। वहीं मामले में एक धारा 376 के आरोपी को 8 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना इसके ऊपर लगाया गया है। तो पोक्सो कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला देहरादून में सुनाया है, जहां पर इन लोगों को 8 लोगों को सजा सुनाई गई। 8/10/2015 का मामला है। ये धर्मावाला जो सहसपुर थाने क्षेत्र के अंतर्गत आता है, धर्मावाले में एक सूर्य पैलेस होटल है, ये वहाँ की घटना है। ये 8 लोगों का गिरोह है जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। ये लोग इस गिरोह के साथ जो है 2 पीड़िताएं जो हैं, जो पश्चिम बंगाल 24 परगना की रहने वाली हैं। इनका कहना यह है कि हमको पश्चिम बंगाल से दिल्ली लाया गया, फिर दिल्ली में हमसे वेश्यावृत्ति करवाई गई। उसके बाद जो है हमको यहाँ देहरादून में शिफ्ट की, यहाँ सूर्य पैलेस होटल में लाया गया और लगभग 3 सप्ताह से यहाँ पर इस धंधे में अलग अलग स्थानों पर ये हमको यूज़ करते थे। तो फिर एक पीड़िता। खबर अब सितारगंज से है, जहां का सामुदायिक अस्पताल बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। इस अस्पताल की बदहाल स्थिति का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि यहां पर आने वाले मरीजों को कितनी मुश्किलों का सामना और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सरकारी एक्सरे मशीन सहित सभी मशीनें यहां पर खराब पड़ी हैं, जिससे कि लोगों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज का भी उत्तराखंड के दूसरे सरकारी अस्पतालों की ही तरह हाल नजर आता है। इधर केंद्र सरकार एक तरफ उत्तराखंड के लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाकर 5 लाख तक का फ्री इलाज करने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय है। एक तो पूरे डॉक्टरों की तैनाती नहीं, तो दूसरी ओर कोई भी सरकारी सुविधा मरीजों को नहीं मिल पा रही है, जिससे मरीज प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवाने को मजबूर हैं। यही हाल सितारगंज के सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज का भी है। महिला सरकारी अस्पताल में भी एक ही डॉक्टर की तैनाती है। तो ये स्थिति है सितारगंज के सामुदायिक अस्पताल की। स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल नाकारा हो गया है। लंबे समय से हम लोग जो है इसको मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती की जाए। यहाँ पर सर्जन डॉक्टर नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है या हड्डी संबंधित कोई केस आ जाता है तो उसे रेफ़र कर दिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर मरीज यहाँ पर दवाई तो क्या मिल पाएगी उन्हें, वो रेफरी केंद्र बनकर रह गया है हमारा स्वास्थ्य विभाग।
और दूसरी बात ये कि हमारे शहर के अंदर एक महिला चिकित्सालय भी है और मेरे संज्ञान में ये भी आया कि वो जो महिला चिकित्सालय है वो उत्तराखंड में दूसरे नंबर पर है। मतलब 2 ही चिकित्सालय हैं हमारे उत्तराखंड में। दूसरा जो महिला चिकित्सालय बिल्कुल बेकार पड़ा है, खंडर में तब्दील हो गया है। इलाज सही नहीं हो रहा है, साची बात है वो झूठी लिखी जा रही है। जैसे मानो बात जो है अगर नहीं है तो वो साची बना दी जा रही है। अगर किसी का हाथ टूटा हुआ नहीं है तो उस पर टूटा हुआ लिख के डॉक्टर दे रहा है केस बनाने के लिए। आदमी अंदर जेल में जाए, उसका केस बन जाएगा तो वो जेल में चला ही जाएगा। रेफर सेंटर बन गया है, बाकी जो है इसको एक आयाराम गैराम वाली जो है बात है और कुछ नहीं है। यहाँ पर दवाइयों की भी जो है कोई विशेष सुविधा नहीं है, ना ही जो है किसी चीज़ की अल्ट्रासाउंड एक छोटी सी चीज़ को लिए भी जो है हमको बाहर जाना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ पर ना एम्बुलेंस की सेवा ना कुछ है। इससे जो मरीज जो है बहुत ही ज़्यादा बदहाल स्थिति में पहुँच जाता है। हम दवा लेने के लिए आए हैं, कोई डॉक्टर नहीं है मौके पर, पहले भी आते रहते हैं। कोई दवा बस 1-2 गोली लिखी और दे दी, बाकी मेडिकल से कोई यहाँ पर है ही नहीं कि कोई हिसाब किताब किसी कोई इसका प्रोग्राम बिल्कुल सारा सही नहीं है, साफ सफाई भी नहीं है इसकी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नैनीताल की वादियां इन दिनों चारों ओर बर्फ से सराबोर हो रखी हैं। जी हां, आपको हम बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा था। कई पहाड़ी जिलों में जमकर बर्फबारी हुई और इस बर्फबारी के बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर नजर आती है। नैनीताल की ऊंची पहाड़ियों पर भी ठीक इसी तरह से बर्फ की चादर नजर आती है। जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में मानो कि बर्फ का अंबार लग गया हो। स्थानीय जनता जहां बर्फ से खुश है, वहीं कड़कड़ाती ठंड के बीच परेशान भी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब जानवरों के लिए चारा और चूल्हे के लिए लकड़ियां लेने जाना पड़ता है तो परेशानी से दो चार होना भी पड़ता है। हालांकि सड़कें खुली हैं, लोग बड़े वाहनों की जगह छोटे वाहनों में ही यहां पर अब आवाजाही कर रहे हैं। बहुत फायदा होता है। क्या क्या है? साल तो बहुत ही गिर गई है जी। स्रोत बढ़ता है, फसल के लिए ठीक रहता है जी। जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। अगर परेशानी की बात करिए, ठंड बढ़ जाती है तो ठंडा में कितनी परेशानी होती है? ठंड में तो परेशानी होती है, बहुत होती है जी। लकड़ी की परेशानी होती है, आग नहीं मिलती है, गाय बच्चे के लिए परेशानी हो जाती है। परेशानी तो कुछ नहीं हुई है, रास्ते की दूरी है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बर्फ की बात करें तो ये हमारे पहाड़ को कितना फायदा पहुंचाता है, खास तौर से खेती बाड़ी के लिए? खेती बाड़ी के लिए ठीक ही है, अभी तो नहीं है, अभी तो आलू लगाने का समय हो रहा है, कहाँ से ठीक है जी। थोड़ा प्रॉब्लम है ही जी, आलू नहीं लग रहे हैं। सितारगंज के कोतवाली क्षेत्र में आगामी त्योहारों को देखते हुए अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों समुदाय के लोग मौजूद रहे। साथ ही इस बात पर फोकस रखा गया कि त्योहारों का समय आने वाला है, ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना न घटे। इसको लेकर शांतिपूर्वक यहां पर चर्चा की गई। बैठक में आए लोगों का कहना था कि सितारगंज क्षेत्र हमेशा से ही शांतिपूर्वक क्षेत्र रहा है। सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार यहां पर मनाते आए हैं, चाहे वो हिंदुओं का त्योहार हो या फिर मुस्लिमों का त्योहार हो। एक बार हालांकि एक विवाद के चलते यहां पर कुछ उपद्रव हो गया था, लेकिन उसे भी निपटा दिया गया और उसके बाद से लगातार इस तरह की बैठक का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें सीओ सितारगंज भी मौजूद रहे और सभी लोगों के साथ चर्चा इस बात को लेकर की गई कि किस तरह से त्योहारों को शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर मनाया जाए। साल पहले हमारे यहाँ काबुल के ज़माने में मतभेद हो गए थे आपस में, उसे दूर रखने के लिए हम लोगों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हमने वायदा किया है कि हमारे यहाँ होली हो, संक्रांत हो या कावड़ का समय आए, हम लोग मिलजुल कर सब लोग उसमें सहयोग करेंगे और किसी तरह से भी कोई भी बात अगर होगी तो पहले हम लोग ही अपने आप शहर में अमन रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। चाहे वो चुनाव हो या कोई त्यौहार हो या और कोई मतलब सामाजिक कार्य, ये सिर्फ एक दो दोस्तों के बीच में आपस में ज़्यादा प्रेम होने की वजह से एक बार ये मामला बिगड़ गया था। लेकिन अब सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि आगे से ना तो हम ये कहेंगे कोई धर्म के मामले में, ना तो कोई किसी से मजाक करे, ना कोई कमेंट करे। आगामी होली का त्यौहार आने वाला है, 4 तारीख को महाशिवरात्रि होने वाली है और पुलवामा कांड के बाद जो देश में अजीब सा माहौल पैदा ना हो, इसके दृष्टिगत हमने आज ये अमन कमेटी बुलाई थी। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। रुड़की से खबर है। रुड़की के मतलबपुर में एक किशोरी ने गृह क्लेश के चलते आत्महत्या कर ली। आपको हम बताते कि युवती ने फांसी के फंदे से आत्महत्या की है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि आत्महत्या गृह क्लेश की वजह से की गई है। घटना के समय केवल उसकी बहन मौजूद थी, जबकि उसकी मां खेत में चारा लेने गई हुई थी। बहन ने जब उसे फांसी के फंदे पर लटका देखा तो शोर मचा दिया। शोर शराबे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किशोरी को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। इसने फांसी क्यों लगाई है, इसकी पुख्ता जानकारियां जुटाई जा रही हैं, लेकिन सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया मामला गृह क्लेश के चलते आत्महत्या का बताया जा रहा है। रुड़की के मंगलौर में एक दुकान में गए कुछ युवकों को जमकर पीटा गया। आपको बता दें कि ये दुकान एक किसान नेता की बताई जा रही है, जहां पर कुछ युवक पहुंचे थे, लेकिन इनको यहां पर जमकर पीटा गया। करीब 4 युवक थे जिनके साथ मारपीट की गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास के दुकानदारों ने आरोपी युवकों की घेराबंदी की तो सभी आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए। गुस्साए दुकानदारों ने कार में जमकर तोड़फोड़ भी की। साथ ही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस कार को कोतवाली ले आई और मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। दरअसल मंगलौर हाईवे पर किसान नेता की एक दुकान है, जहां पर सीट बेल्ट बदलवाने का काम होता है और इसी काम के दौरान यहां पर मामूली कहासुनी में 2 पक्षों के बीच हो गई, जिसके बाद एक पक्ष ने इन युवकों को जमकर पीटा। मौके पर आसपास के लोग भी पहुंचे। कई घंटे बाद पुलिस ने दोनों को समझाया और मामला शांत करवाया। गाड़ी में से उतर गए, कुछ सामान को अदला बदली के लेकर दुकानदार से बहस होगी, गाली गलोच हुई, तो ये कुछ सामान को उठा कर भागने की कोशिश में रहे, तो थोड़ा सा इस चक्कर में भीड़ इकट्ठी होगी कि हो सके बदमाश हो, तो इस चक्कर में थोड़ा भीड़ में पुलिस को कुछ डंडा वंडा कुछ मार दिया पब्लिक ने वहाँ से, बस ये और तो कोई मामला था नहीं। खबर रुद्रप्रयाग से है। रुद्रप्रयाग की हसीन वादियां एक बार फिर से अब बॉलीवुड के बड़े पहले पर्दे पर नजर आएंगी। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर एक बार फिर से हिंदी फिल्म की शूटिंग होने जा रही है, जिसको लेकर यहां पर कुछ लोगों की टीम पहुंची। इन जगहों का निरीक्षण किया गया, जगहों की रेकी की गई और बताया जा रहा है कि आरटीएम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई और नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई की टीम यहां पर इन जगहों का निरीक्षण करने आई थी। जल्द ही बॉलीवुड की फिल्मों में रुद्रप्रयाग जनपद के कई सुंदर स्थान दिखते हुए नजर आएंगे, जैसे कि स्थानीय लोगों इन स्थानों को अब चिन्हित कर दिया गया है। अप्रैल महीने में फिल्म की शूटिंग होनी है। लोगों का कहना है कि यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं उनको तो ऐसी शूटिंगों से बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ रोजगार की संभावनाएं भी पैदा हो सकती हैं और पलायन के क्षेत्र में भी इस तरह की पहल से काम किया जा सकता है। मुझे भी लगातार बॉलीवुड के जो मिस्टर मेहता हैं, जो यहाँ के जो शेखर कपूर के साथ को डायरेक्टर थे, वो भी मेरे को लगातार फ़ोन करते रहते हैं। अभी पिछले 3-4 दिन उनका भी फ़ोन आया था कि वो फिर से जो है किसी बड़े बैनर को लेकर के यहाँ पे फिल्मांकन करने के लिए आने वाले हैं। तो बार बार वो लोकेशन और इन सब चीज़ों की जो है जानकारी हमसे प्राप्त करते रहते हैं और मेरी शुभकामना है कि वो लोग आएँ और यहाँ पर जो है शूटिंग करें। बैनर का नाम है नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। हम यहाँ पे लोकेशन रैकी के लिए आए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग कहते हैं कि फिल्में कम आती है, पर यहाँ पे लोग आए नहीं होंगे, उस तरीके से देखे नहीं होंगे, पर जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पे करना चाहिए, काफ़ी शूटिंग करनी चाहिए। काफ़ी अच्छे लोकेशंस हैं, चारों तरफ हरियाली है, यहाँ के लोग बड़े ही कोऑपरेटिव है, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पे। वहीं भगवानपुर में राजस्व विभाग के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 वाहनों को सीज किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन ने की है अवैध खनन के ऊपर और इसको देखते हुए भगवानपुर तहसील का ये पूरा मामला है, जहां पर 7 वाहन सीज किए गए और 2 डंपर 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां इनमें बताई जा रही हैं, जहां पर राजस्व विभाग को कुछ दिनों से स्थानीय लोगों के द्वारा बुग्गावाला से अवैध खनन सामग्री लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली जाने की सूचना मिल रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग की टीम ने सुबह खेड़ी सिकरोड़ा मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कई वाहन अवैध खनन में संलिप्त नजर आए, जिन पर कार्रवाई करते हुए इन्हें सीज कर दिया गया, जिसको लेकर खनन माफियाओं में खलबली भी मची हुई है। नायब तहसीलदार ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई विभाग के द्वारा पहले भी की जाती थी और अब भी की जा रही है, आगे भी की जाती रहेगी। ट्रैक्टर हैं, 2 डंपर हैं और ये अवैध खनन से भरे हुए थे, ये पकड़ लिए गए। इनके जो है थाना भगवानपुर की स्थिति में दे दिए गए। इनके खिलाफ जो है खनन एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अब ये पहले भी होती रही है, आज भी और आगे भी होती रहेगी।
वहीं प्रदेश में भिखारियों के खिलाफ और भिक्षावृत्ति के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चलाती है। एक बार फिर से पहल की जा रही है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कुछ कदम उठाए जाएं। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत भिखारियों को चिन्हित किया जा रहा है। खासतौर पर बच्चों को भिक्षावृत्ति में लाने के पीछे असली कारणों का भी पुलिस पता लगा रही है। पुलिस भीख मांगने वाले बच्चे कहां से आते हैं और इसमें कौन शामिल है, इस पूरे मामले की पड़ताल करने जा रही है। पिछले वर्ष 2018 में भी पुलिस ने यह अभियान चलाया था, जिसमें 283 भिखारियों का दोबारा से सत्यापन किया जाएगा। इस बार बच्चे, महिलाएं, पुरुष भिखारियों को जनपदवार चिन्हित किया जाएगा और यह अभियान 20 मार्च तक चलेगा। देखिए, हमने पिछले वर्ष भी इसमें काम किया था और लगभग 283 ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए थे, पर पिछले साल की हमारी फाइंडिंग ये रही थी कि इसमें मोस्टली पेरेंट्स ही करवा रहे हैं भिक्षावृत्ति जो है। तो अभी हमारा टारगेट ये है कि पहले तो कोई गैंग न ऑपरेट कर रहा हो कहीं भी, अगर ऐसा पाया जाएगा तो उन सबको अरेस्ट किया जाएगा। दूसरा, अगर पेरेंट्स करा रहे हैं तो उनकी काउंसलिंग भी करेंगे कि भाई बच्चों को इस काम में मत डालिए और उनको अच्छी शिक्षा दिलाइए, और कोशिश एनजीओज के और अन्य लोगों के थ्रू ये भी करेंगे कि उनको बच्चों को अच्छे स्कूलों में डाला जाए। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। नमस्कार।